तक आपने ये पढ़ लिया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब मेरे बच्चों वो होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें, वो गेट बंद करना पीछे से, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो उसके लिए हमने ये सीखा कि जिस भी सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज होता है उसे अपन क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन सी होती हैं? तो उसके लिए मैंने आपको कहा फैन बॉयज, 7 जो कंजक्शंस होती हैं। 7 कंजक्शंस कौन कौन सी, ये मैंने आपको बताया था कि अगर ये सातों कंजक्शंस, इन सातों कंजक्शंस में से कोई भी कंजक्शन आपको किसी सेंटेंस में दिखाई देती है इन फैन बॉयज में से, एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है येट, और एस का मतलब होता है सो। अगर ये कंजक्शन हमें किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे तो वो सेंटेंस कैसा होता है? कंपाउंड। और इन कंजक्शंस के साथ में जो क्लोज होती है उस क्लोज का नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लोज। और ये कोऑर्डिनेट क्लोज ही क्या बनाती है? कंपाउंड सेंटेंस बनाती है। जैसे ये एग्जांपल्स थे, ये सेंटेंस था अनिल वॉश द कार, एक क्लोज तो ये थी, एंड सुनील पॉलिश्ड इट, दूसरी क्लोज ये थी, लेकिन दूसरी क्लोज के साथ कौन लगा हुआ था? एंड। और एंड क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। अगर ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है बच्चों तो ये सेंटेंस जो पूरा है, इस सेंटेंस का नाम तो क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। और इस क्लोज का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट क्लोज। जो बच गई वो क्या है आपकी? इंडिपेंडेंट क्लोज या मैन क्लोज। इतनी चर्चा हमारी हो गई थी लास्ट क्लास में, अब उससे आगे बढ़ना है। अब क्या होता है बच्चों, कई बार बच्चों को ये सारे वर्ड्स दिखाई देते हैं और बच्चे इन सारे वर्ड्स को कंजक्शन समझते हैं, कनेक्टर समझते हैं, बट दीज वर्ड्स आर नॉट कनेक्टर्स। ये कंजक्शंस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये कंजक्शन नहीं है तो फिर क्या है? इन वर्ड्स का जो नाम होता है टेक्निकली, वो नाम होता है ट्रांजिशनल वर्ड्स। क्या नाम होता है? ट्रांजिशनल वर्ड्स। इनमें से ये शब्द जो है कई बार कंजक्शन को ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, यानी कनेक्टिविटी को ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, और कई बार ये एडवर्बियल एम्फेसाइजिंग वे ऑफ स्पीकिंग लेकर के आते हैं। इसका मतलब ये प्रॉपर कंजक्शंस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये सारे शब्द आपको किसी भी क्लोज के साथ नजर आते हैं तो वो क्लोज भी कैसी होती है? कोऑर्डिनेट क्लोज होती है। दीज वर्ड्स आर नॉट कनेक्टर्स, पहली बात तो ये। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी सेंटेंस के साथ ये शब्द नजर आते हैं तो वो क्लोज भी क्या होती है आपकी? कोऑर्डिनेट क्लोज। और वो सेंटेंस भी कौन सा होता है आपका? कंपाउंड सेंटेंस होता है। जैसे अकॉर्डिंगली, ये कोई कंजक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अकॉर्डिंगली आपको किसी क्लोज के साथ नजर आता है, जैसे एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा अभी अभी, तो फिर वो क्लोज का नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लोज। और वो सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड। ऐसे ही लाइकवाइज, ऐसे ही एनी हाउ, ऐसे ही नेमली। अब एक होमवर्क मैं आप लोगों को देता हूं, ये जो शब्द हैं इन शब्दों का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है सबका। जैसे अकॉर्डिंगली का मतलब होता है के अनुसार, जैसे लाइकवाइज का मतलब होता है किसी के जैसा, जैसे एनी हाउ का मतलब होता है जिस भी किसी प्रकार से, जैसे डाउटलेस का मतलब होता है विदाउट एनी डाउट, जैसे अदरवाइज का मतलब होता है और कोई दूसरा, जैसे फाइनली का मतलब होता है अंततः, जैसे स्टिल हेंस का मतलब है अभी तक, और देयरफॉर का मतलब है फिर भी, एज ए रिजल्ट का मतलब होता है कोई रिजल्ट को शो करने के लिए यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल का मतलब आप जानते हो, इन एनी केस किसी भी प्रकार से, जैसे इन शॉर्ट का मतलब होता है छोटी कोशिश में। जैसे मैंने एक लाइन का पूरा मीनिंग आपको मैंने बता दिया, उसी तरीके से इन शब्द का मीनिंग, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या हो सकता है
वो आप अभी जब इनको कॉपी करोगे तो थोड़ी थोड़ी जगह इनके साथ में छोड़ोगे और इनका मीनिंग आप आगे लिख करके कल लेकर के आओगे। तो इस होमवर्क में आप गूगल का सहारा ले सकते हो, आप डिक्शनरी का सहारा ले सकते हो, या अदर किसी बुक का सहारा ले सकते हो, लेकिन आप खुद से ये काम आप करके लाओगे कि इनका मीनिंग क्या हो सकता है। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, जिस किसी भी क्लोज के साथ आपको ये नजर आएंगे तो उस क्लोज का नाम क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लोज। क्या नाम होगा उसका, कोऑर्डिनेट क्लोज। और वो सेंटेंस का टाइप क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस। कॉपी। आज ये पॉइंट अपना क्लियर आज हो जाएगा क्या, कोशिश तो करेंगे कि आज ये क्लोज टॉपिक हमारा पूरा हो जाए। फिर मंडे को अपन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एक नया अध्याय। इससे आगे का क्या शुरू करेंगे वो अभी मुझे भी नहीं पता है। जितनी भी बेसिक डिटेल्स आपके पास इंग्लिश पढ़ने से पहले होनी चाहिए वो मैंने सब आपको सिखाने की कोशिश करिए। जो मेरे प्यारे बच्चे लेट आए हैं वो यूट्यूब से एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको ये चीज़ों में क्लियरिटी आ जाए। हो गया, इधर वाला पूरा लिख लिया। क्या, हाँ, क्योंकि येट जो है वो प्रॉपर कंजक्शन भी होता है और येट जो है वो प्रॉपर एडवर्ब भी होता है। समझ गए मेरी बात। इनका नाम होता है ट्रांजिशनल वर्ड्स, दे आर नॉट कनेक्टर्स। आगे से कोई आपको ये पूछे ना कि ये कंजक्शन होता है क्या, तो आपको बताना है कि कंजक्शन नहीं है, ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं, प्रॉपर कंजक्शन नहीं है ये। प्रॉपर कंजक्शंस तो जो आपको पहले लिखवाई हैं वही हैं, फैन बॉयज, और साथ में एक वाइल भी होता है उनके। हो गया बेटा। चलिए जी, अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। पहले अगर हैं इस पीपीटी में तो उसको डिस्कस अपन कर लेते हैं। नहीं है, चलो नहीं है कोई बात नहीं। लेकिन आप ये ध्यान में रख लेना, अगर ये होंगे किसी के साथ मान लो
किसी भी क्लोज के साथ, तो वो क्लोज क्या होगी? कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। वो सेंटेंस कैसा होगा? कंपाउंड होगा। अब देखो आगे। अब नेक्स्ट है बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें आप एक चीज आप ध्यान में रखोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कि इसकी जो पहचान होती है ना, उसके लिए आप क्या करोगे? बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे? आपके पास फैन वॉइस को छोड़ दीजिए आप। किसको छोड़ दीजिए? अदर देन, अदर देन फैन बॉयज, यानी इनको आप छोड़ दीजिए, इन कंजक्शंस को आप छोड़िए। बाकी जितनी भी कंजक्शन, जैसे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इफ, वाइल दोनों में होता है, वाइल, हु, होज, होम, दैट, विच, और भी जितनी भी आपको कंजक्शंस याद आती हैं, सब की सब, ये जिस भी किसी क्लोज के साथ होंगी, ये जिस भी किसी क्लोज के साथ होंगी, उस क्लोज का नाम क्या होगा? सब ऑर्डिनेट क्लोज। क्या नाम होगा? सब ऑर्डिनेट क्लोज। कहने का मतलब ये है कि फैन बॉयज को छोड़ दीजिए आप। भाई जिस क्लोज के साथ फैन बॉयज वाली कंजक्शंस होती हैं वो तो क्या होता है? कोऑर्डिनेट। लेकिन अब फैन बॉयज के अलावा जितने भी आपकी कंजक्शंस हैं, अगर वो किसी सेंटेंस के साथ होंगी, किसी क्लोज के साथ होंगी, तो उस क्लोज का नाम क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लोज। जो सबऑर्डिनेट क्लोज के पहले वाली क्लोज है वो क्या हो जाएगी आपकी? मेन क्लोज। वो क्या हो जाएगी? मेन क्लोज। और उस सेंटेंस का नाम क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कौन यूज हुआ है? सबऑर्डिनेट क्लोज यूज हुआ है, उस सेंटेंस का नाम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कर पाओगे? लिखिए इतनी बात। हो गया? हो गया बच्चों? डन। अब ये सेंटेंस है, कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखो, इसके अंदर आप सब बच्चे जानते हैं क्लोज कौन कौन सी हैं, तो आप कहोगे सर आई विल बी इन स्कूल। एक क्लोज तो ये है मेरे बच्चे, है कि नहीं है? एक क्लोज तो ये है। और दूसरी क्लोज कौन है? यू सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है, तो दूसरी क्लोज ये है, यू अराइव। भाई क्लोज वो होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। वो क्या होता है? यानी सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए, वो प्रेडिकेट होता है। तो ऐसी कहानियां इसमें दो हैं, तो दो क्लोज हैं। अब जो सेकंड क्लोज है, इस सेकंड क्लोज के साथ आपको क्या लगा हुआ मिल रहा है? वेन। क्या वेन फैन बॉयज का हिस्सा है क्या? तो आप करोगे सर नहीं है, वैन फैन बॉयज का हिस्सा नहीं है। अगर वैन जो है वो फैन बॉयज का हिस्सा नहीं है मेरे बच्चों, इसका मतलब फिर ये कैसी क्लोज है? कैसी क्लोज है ये? सब ऑर्डिनेट क्लोज है। सब ऑर्डिनेट क्लोज है। कैसी क्लोज है ये? सब ऑर्डिनेट क्लोज है।
समझ गया मेरी बात। और अगर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है तो ये जो बाकी बच गई ये कैसी क्लोज है आपकी, ये आपकी मेन क्लोज है। मेन क्लोज है, और दूसरा नाम मेन क्लोज का अपन क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज है। और तीसरा नाम अपन मेन क्लोज को क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लोज है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये तो सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये आपकी मेन क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी मेन क्लोज नहीं हो सकती, और सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा कैसी क्लोज होती है, इंडिपेंडेंट होती है। समझ रहे हो मेरी बात। अब आपको एक बात और समझनी चाहिए, अगर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है तो जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज का यूज होता है उस सेंटेंस का नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। तो ये सेंटेंस क्या आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब ये इंडिपेंडेंट कौन क्यों है, इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि पहले वाले का तो मीनिंग अपने आप में पूरा है, आई विल बी इन स्कूल, मैं स्कूल में आऊंगा। लेकिन अगर मैं इसको छुपा लूं और अकेला ये बोलूं यू अराइव व्हेन यू अराइव, तो अकेला बिना पीछे वाली क्लोज की इसका मतलब नहीं समझ में आता है। इसलिए ये इंडिपेंडेंट है और ये क्या आपकी, वो सॉरी, ये इंडिपेंडेंट है और ये क्या आपकी डिपेंडेंट। ये आपकी क्या हो जाएगी फिर, मेन क्लोज। ये क्या हो जाएगी आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज। इसको अपन दो नामों से और जानते हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लोज और एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लोज। ये डिपेंडेंट है और कैसी है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। समझ गया मेरी बात। तो जिसके साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज, और उस सेंटेंस को अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे नीचे वाला, आई सेल नॉट गो टू पार्क इफ इट रेन्स, तो इसमें इफ आया हुआ है ना, इफ किसके साथ आया हुआ है, इस क्लोज के साथ। तो ये क्लोज कैसी है आपकी, सबऑर्डिनेट, क्योंकि इफ जो है वो फैन वॉइस का हिस्सा नहीं है। और अगर ये सबऑर्डिनेट क्लोज का यूज हुआ है तो ये सेंटेंस में कैसा है, कॉम्प्लेक्स। और जिसमें ये कौन है, आई सेल नॉट गो टू पार्क, ये आपकी मेन क्लोज है, मेन या इंडिपेंडेंट। ऐसे नीचे वाले में, दिस इज द मैन हुज, ये कंजक्शन आगे वाली क्लोज के साथ है, हुज बैग वॉज स्टॉलन, तो ये आपकी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज। और अगर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है तो सेंटेंस कौन सा है ये, कॉम्प्लेक्स। और इस क्लोज का नाम क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लोज या मैन क्लोज। समझ गए मेरी बात को। तो अब हमें तीनों तरीके के सेंटेंस के बारे में पता है, हम सिंपल भी जानते हैं, हम कंपाउंड भी जानते हैं, और अपन कॉम्प्लेक्स भी जानते हैं। अब हमें मेन क्लोज भी पहचान नहीं आती है, अब हमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी पता है, अब हमें कोऑर्डिनेट क्लोज का भी पता है, और अब हमें सबऑर्डिनेट क्लोज का भी पता है। यही बात मैं आपको सिखाना चाहता था, लिख लीजिए। अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज के तीन टाइप होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हो गया, चलिए।
अब आपको अगर ये बात समझ में आ गई है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, तो बेटा अब हमें समझना चाहिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने टाइप की होती है, ये बात भी हमें समझनी चाहिए। तो मेरे बच्चों, जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप। कौन कौन सी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज की? एक तो होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी नाउन क्लॉज। कौन होती है? या जिस ऑर्डर में मैं पढ़ाना चाहता हूं मैं उसी ऑर्डर में लिखता हूं। एक तो होती है एडजेक्टिव क्लॉज। क्या होती है? एडजेक्टिव क्लॉज। एक होती है मेरे बच्चे एडवर्ब क्लॉज, और एक होती है मेरे बच्चे तुम्हारी नाउन क्लॉज। अब हमें इन तीनों को एक एक करके समझना है कि कैसे तो हम नाउन क्लॉज की पहचान करेंगे, कैसे हम एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान करेंगे, और कैसे हम एडवर्ब क्लॉज की पहचान करेंगे। तो आप सभी बच्चे इस बात से रूबरू हैं, जानते हैं कि साहब जो बात एक ऐसी क्लॉज जो क्लॉज किसी नाउन के लिए यूज हुई है, यानी अगर वो क्लॉज किसी नाउन के बारे में बता रही होगी, उसे अपन क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। उसे अपन क्या कहेंगे? एक ऐसी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो किसके लिए यूज हुई है? किसी नाउन के लिए यूज हुई है, उसका नाम क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए, एक ऐसी क्लॉज जो किसी एडजेक्टिव, जो किसी वर्ब या जो किसी एडवर्ब के लिए यूज हुई है, ऐसी क्लॉज का नाम क्या होगा? ऐसी क्लॉज का नाम क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज। जो इन तीनों में से किसी के लिए भी एक, किसी भी एक के लिए अगर यूज हुई है तो उसे अपन क्या कहते हैं? एडवर्ब क्लॉज। और एक ऐसी चीज जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रही है, एक ऐसी क्लॉज जो अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन रही है, या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रही है, या फिर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने की कोशिश कर रही है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज। हमें इन तीनों के बारे में सर्च करना है, समझना है, पहचानना है। तो मैंने ब्रॉडली सेंस में तो आपको समझा दिया। अब बारी है थोड़ा सा प्रैक्टिस की, कि सर थोड़े एग्जांपल्स ऐसे दे दीजिए जिससे हम ये पता कर पाए प्रैक्टिकल सेंस में कि किस प्रकार से ये नाउन के बारे में बताती है, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। तो इसी पॉइंट को समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल्स हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज के एग्जांपल्स हैं। और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में आपको ये पता करना है कि यार ये किसके बारे में बता रही है, और क्या वो जिसके बारे में बता रही है वो नाउन है। अगर वो नाउन है तो उस क्लॉज का नाम क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। लिख लीजिए इतनी बात। इस क्लास में कोई भी बच्चा जो बैठा है वो तोता नहीं होना चाहिए। रट्टू तोता नहीं चाहिए मुझे। ये मान लो रट्टू तोता का मतलब है कि नाउन के रूल्स रट लिए, प्रोनाउन के रूल्स रट लिए, डिटर्मिनर के रूल्स रट लिए, एडवर्ब के रूल्स रट लिए, प्रैक्टिस सेट लगा लिए, बात खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या है, कौन सी फ्रेज क्या है, कौन सी क्लोज क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एवरीथिंग। उस सेंटेंस का ऑपरेशन करना आपको आना ही चाहिए, तभी कर पाओगे सवालों को, तभी अच्छा स्कोर कर पाओगे। समय लगेगा लेकिन फिर तुम बलवान होोगे। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब है जो पहली क्लोज की हमने हेडिंग डाली थी, एडजेक्टिव क्लोज। ध्यान से देखना, समझना बच्चों। ये ऊपर जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में पहले मुझे आप सबऑर्डिनेट क्लोज पहचान के बताइए। तो पहले में सबऑर्डिनेट क्लोज कौन है बच्चे? शाबाश, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। दैट लीड्स टू द
हाउस, और द रॉड इज स्टेप, ये आपकी मेन क्लोज है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जो एडजेक्टिव क्लॉजेज होती हैं वो हमेशा किसके साथ यूज होती हैं? अपने नाउन के साथ यूज होती हैं। ठीक है। दैट लीड्स टू द हाउस, ये किसके बारे में बता रही है? किसके बारे में बता रही है? ये जो क्लोज है बच्चे, आपकी ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज आप ही ने बताया मुझे, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है मेरे बच्चे, ये सबऑर्डिनेट क्लोज किसके लिए यूज हो रही है? किसके बारे में बता रही है? रोड के बारे में ना। ये कह रहा है कि द रोड, वो रोड जो लीड करती है हाउस को, घर को, यानी जो रोड घर को जाती है। मान लो मैंने आपको कहा कि मेरे को जूस पीना है, मेरे को क्या पीना है? जूस पीना है। अब अगर मेरे को जूस पीना है तो मैंने एक बच्चे को कहा कि बच्चे मेरे लिए जूस लेके आ। वो कहेगा सर कहां से लेके आऊं? तो उस बच्चे को मैं कहूंगा वो रोड पे जाओ जिसे अपन 1 नंबर रोड बुलाते हैं। वो बच्चा कहेगा ये कौन सी है? तो मैं उसे कहूंगा रोड, रोड जो बस डिपो को लीड करती है, यानी जो बस डिपो की तरफ जाती है, उस रोड पे जाना है। वहां मेरे को किसी ने बताया था कि एक बहुत अच्छा जूस बनाता है, वहां से लेकर के आना है। ऐसा मैं उस बच्चे को बोलूंगा। अगर ये बात मैंने उस बच्चे को बोली तो मैंने उस रोड के बारे में तो जिक्र किया है जो बस डिपो की तरफ जा रही है। यानी ये जो कहानी है बेटा पूरी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई? इस रोड को। और रोड क्या है? नाउन। तो ये क्लोज किसके लिए यूज हुई है? नाउन के लिए यूज हुई है। अगर ये क्लोज नाउन के लिए यूज हुई है तो इस सबऑर्डिनेट क्लोज का नाम क्या हो जाएगा बच्चे? एडजेक्टिव क्लोज। पहचान जाओगे? एडजेक्टिव क्लोज का दूसरा नाम रिलेटिव क्लोज भी होता है। क्या नाम होता है? रिलेटिव। एडजेक्टिव क्लोज का दूसरा नाम क्या होता है? रिलेटिव क्लोज भी होता है। फोन को जरा बंद रखा करे, मैं डांसर बहुत तगड़ा हूं। किसका बज रहा था? तेरा? मैं डांसर बहुत तगड़ा हूं, फिर मैं नाचने लग जाता हूं, वीडियो में नाचता हुआ अच्छा लगूंगा। चलो, तो द रोड जो क्या करती है? घर को, घर को क्या करती है? लीड करती है। इज स्टेप, वो थोड़ी दूर है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज ये है और इसका नाम क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लोज। और इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रिलेटिव क्लोज। दूसरे में मुझे सबऑर्डिनेट क्लोज पहचान के बताइए बच्चे, बताइए। ही प्रेजेंटेड ए प्लान विच दे विल इंडोर्स। तो ये किसके बारे में बता रही है? प्लान के बारे में। प्लान क्या है बच्चे? अगर ये क्लोज भी नाउन के बारे में बता रही है तो इसका नाम भी क्या है? एडजेक्टिव क्लोज। ऐसे ही द गर्ल, कौन सी लड़की? हु ऑपरेट्स द स्विच बोर्ड, हु ऑपरेट्स द, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये किसके बारे में बता रही है? इस गर्ल के बारे में। तो ये भी क्या आपकी? एडजेक्टिव क्लोज। द रिंग, कौन सी रिंग? विच यू बॉट इज प्योर, ये क्लोज भी किसके बारे में बता रही है? इस रिंग के बारे में। तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव क्लोज। द वन, कौन वन? हु विंस द प्राइज विल, हु वांट्स द, हाँ बेटा ऊपर वाले में, हाँ विच यू बॉट तक, सॉरी विच यू बॉट तक। ये नीचे वाले में द वन हु विंस द प्राइज, ये किसके बारे में बता रहा है? इस प्रोनाउन के बारे में। वन भी बेटा प्रोनाउन होता है। तो ये भी क्या आपकी? एडजेक्टिव क्लोज। ऐसे ही दोनों नीचे वाले सेंटेंस है। अब मैंने जब आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था, मैंने क्या कहा था कि जो विच वन और जो व्हाट काइंड ऑफ का आंसर होता है उसे अपन क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये सब के शब्द, द रॉड, व्हाट काइंड ऑफ रॉड, व्हाट काइंड ऑफ रॉड। ही प्रेजेंटेड ए प्लान, व्हाट काइंड ऑफ प्लान, विच दे विल endorse. The girl, which one? Yeah, what kind of girl? Who operates the
स्विच बोर्ड। तो विच वन और व्हाट काइंड ऑफ का जवाब एडजेक्टिव होता है। अगर विच वन और व्हाट काइंड ऑफ का जवाब अगर पूरी की पूरी क्लॉज बन रही हो तो उस क्लॉज का नाम क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। आगे बात समझ में? ये मैं तुमको समझाना चाहता था मेरे बच्चे। कर पाओगे? कर लीजिए कॉपी, नीचे वाले दो आप लोग के लिए। अब तुम सबॉर्डिनेट क्लॉज का पहला टाइप एडजेक्टिव क्लॉज पहचानना जान गए हो मेरे बच्चे। तो मैं तुम्हें सबॉर्डिनेट क्लॉज का दूसरा टाइप भी पहचानना सिखाना चाहता हूं, जिसका नाम है एडवर्ब क्लॉज। आज ये टॉपिक अपन पूरा करेंगे। हो सकता है क्लास आपकी लंबी हो जाए 15-20 मिनट, लेकिन टॉपिक आज ये क्या होगा, पूरा होगा। क्योंकि मंडे को नया टॉपिक शुरू करेंगे। आगे वाली क्लास किसकी आती है? हाँ तो है क्या बोरिंग है? ऐसा कैसे हो सकता है? आज ही बात करेंगे सर से, दोबारा पढ़वा देंगे। तुम तो आदेश करो भाई। मैंने आपको ये कह दिया, इस क्लास में बैठोगे तो समझ में आएगा, मेरी क्लास में बैठोगे तो समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की में बैठोगे तो जो आपके सामने अध्यापक है उनकी जिम्मेदारी है। आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, अगर तुम नहीं समझ पाए तो उसमें कमजोरी तुम्हारी नहीं, कमजोरी हमारी है। अगर इंग्लिश की कोई बात तुम्हें नहीं समझ में आई तो उसका जिम्मेदार तुम नहीं, मैं हूं। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं आई इसीलिए तो तुम कहां आए थे, कोचिंग ज्वाइन किया था। अगर आती तो तुम क्यों आते? नहीं आ रही इसका मतलब ही सीखने आए थे, सीखने आए थे इसका मतलब तुम तो सीखना चाहते ही हो। सिखाने वाला अपना काम ढंग से नहीं कर पाया, इसका मतलब मिस्टेक इज नॉट योर्स, मिस्टेक इज हिज, उसका है। मैं अपने प्रोफेशन में, मैं अपने काम में ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ूंगा जिस दिन तुम क्लास में आए और तुम्हें समझ में ना आया हो। बस शर्त एक ही है, तुम तुम्हारा काम ईमानदारी से करोगे, और ईमानदारी से करने का मतलब है रेगुलर क्लास अटेंड करोगे। क्लास में हो मतलब बात समझ में आएगी, नहीं हो तो भाई जी ते तारीफ, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। सिंपल सीधी सटीक बात, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। मजा आ रहा है? ऐसे लग रहा है पप्पी लेने का मन कर रहा है मास्टर की। जगह है थोड़ी सी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, there are three types of subordinate clause. First is adjective clause, second is adverb clause, and third is noun clause. Then the time is to know how to identify the clause. Its name is adverb clause. How to identify the clause? The name is adverb clause. कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? तो उसके लिए आपको समझना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे। एडवर्ब क्लॉज के लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, जैसे व्हाट काइंड ऑफ और जैसे विच वन का आंसर एडजेक्टिव होता है, वैसे एडवर्ब क्या होता है। ये वाला दैट वॉज द डे, ये पूरा बेटा नाउन क्लोज है, ये एडजेक्टिव क्लोज नहीं है। एडजेक्टिव क्लोज क्या है? व्हेन आई वॉन $1000। ये किसके बारे में डिटेल ऐड कर रहे हैं? डे के बारे में। ये पहले वाला नाउन क्लोज है, ये एडजेक्टिव क्लोज नहीं है।
नाउन क्लोज अभी पहचानना मैंने सिखाया नहीं है। नाउन क्लोज क्यों है ये बताऊं? देखो, दैट वॉज द डे, दैट आ रहा है ना, तो नाउन क्लोज में भी दैट आ सकता है बेटा, नाउन क्लोज में भी दैट का यूज हो सकता है। देखो, एडवर्ब क्लोज जो होता है ना बच्चे, एडवर्ब क्लोज का मोटा मोटी ब्रॉडली तो मैंने आपको बता दिया। एक ऐसी क्लोज जो किसी वर्ब के बारे में हो, एक ऐसी क्लोज जो किसी एडजेक्टिव के बारे में हो, एक ऐसी क्लोज जो किसी एडवर्ब के बारे में हो। लेकिन अब आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। पॉइंट क्या है? अगर कोई भी क्लोज आपको ऐसा लगे जिससे आपको फील आए कि यार ये टाइम दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? टाइम दिखाने का मतलब है एक ऐसी क्लोज जिसमें आपको लगे कि ये क्लोज किसका जवाब है? किसका जवाब है? व्हेन का जवाब है। यानी इस क्लोज के जरिए हम समय के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो भी क्या होगी आपकी? एडवर्ब क्लोज होगी। जैसे समय का मतलब आफ्टर, बिफोर, ये जो कंजक्शंस होती है ना बच्चे, जैसे आफ्टर है, बिफोर है, व्हेन है, व्हेन एवर है, सिंस है, अंटिल है, एज सून एज है और होल है। ये कंजक्शंस अगर आपको किसी क्लोज के साथ नजर आती हैं तो मान लीजिए वो क्लोज जो है वो 99% समय दिखा रही होती है बच्चे। और जो क्लोज समय दिखा रही होती है वो भी क्या होती है? एडवर्ब क्लोज होती है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी क्लोज जिसको देख करके आपको लगे कि ये व्हेन का जवाब है, ये क्लोज किसका जवाब है? व्हेन का जवाब है, तो वो क्या होगी आपकी? एडवर्ब क्लोज। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है आई रीड ए बुक, वाइल है ना बच्चे, वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मैंने किताब पढ़ता, आई रीड ए बुक, मैंने किताब पढ़ी थी। कब पढ़ी थी? व्हेन। व्हेन का जवाब क्या आ रहा है बच्चे? व्हेन का जवाब क्या आ रहा है? व्हेन का जवाब ये पूरी बात आ रही है, वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर यू। जब मैं तुम्हारा क्या कर रहा था, उस समय मैंने क्या पढ़ी थी? एक किताब पढ़ी थी, और उस किताब में लिखा था कि ज्यादा समय तक इंतजार मत करना, बदल लेना। वो सबक देके जाएगा उसको जिसका तुमने इंतजार किया था। बदलाव समय की डिमांड है। इस बात को भी लिख लेना, चाणक्य ने कही थी, कहीं कही थी मुझे नहीं पता, रफ कॉपी में कही थी। अब ध्यान से देखना, तो आई रीड ए बुक, वेन का जवाब क्या आएगा? वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर यू, जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो बेटा ये सबऑर्डिनेट क्लोज तो है, नो डाउट, लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लोज का टाइप क्या है? एडवर्ब क्लोज। ये क्लोज क्या है आपकी? ये क्लोज आपकी क्या है? एडवर्ब क्लोज। दूसरा देखो जी, दूसरा है प्लेस। प्लेस का मतलब वेयर और वेर एवर कंजक्शन आपको जिस सेंटेंस के साथ नजर आए, कहने का मतलब यह है आपके पास जवाब वेन का नहीं, अगर वेर का भी आए तो भी वो क्लोज क्या होगी? एडवर्ब क्लोज होगी। तो भी वो क्लोज क्या होगी बच्चे? एडवर्ब क्लोज। जैसे प्लेस द नोटिस बोर्ड वेयर इट कैन बी सीन, इस नोटिस बोर्ड को वहीं प्लेस कर दीजिए। वेयर कहां पर, कहां लगाना है मुझे? वेयर, तो ये किसका जवाब है बेटे? वेयर का, जहां एक ऐसी जगह जो इससे कोई भी देख सके। मैं कहूं ये जो बात है इसको नोटिस बोर्ड पे चिपका दो, एक ऐसी जगह चिपका दो जहां सबके सब लोग इसे देख सके। तो कहां चिपका दूं? वेयर का जवाब आएगा ना। तो बच्चे जो वेयर का जवाब होता है ना वो भी क्या होता है आपका? एडवर्ब क्लोज होता है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है नो डाउट, लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लोज भी किसका काम करेगी बच्चे? एडवर्ब क्लोज का काम करेगी। नेक्स्ट आगे वाला है मैनर। मैनर वो एडवर्ब्स क्लोज होती हैं जिसके साथ में एज, एज इफ या एज दो अगर आपको ये कंजक्शंस दिखाई देती हैं तो वो क्लोज क्या बना रही होगी आपकी? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब है बच्चे जहां कहीं भी आपको जवाब मिले हाउ का, किसका जवाब मिले? हाउ का। जिस क्लोज से किसका मीनिंग आए? हाउ, तो भी वो क्या होगा आपका? एडवर्ब क्लोज। जैसे द सोल्जर वॉक्स, कैसे? हाउ, कैसे चलते हैं? एज इफ ही वर लेम, जैसे तो वो ही कैसे आ गया बेटा? सोल्जर है ना, वो वर नहीं, अच्छा वर तो आएगा ना क्योंकि कंडीशन वो है, ये इमेजिनेशन है। तो द सोल्जर्स वॉक्स एज इफ ही वर लेम, जैसे तो वो क्या हो? लंगड़ा हो। जैसे तो वो क्या हो? लंगड़ा हो। तो कैसे चलता है? हाउ, कैसे चलता है? तो हाउ का जवाब क्या आएगा?
जैसे तो वो लंगड़ा हो, तो बेटा जो हाउ का जवाब जिस क्लोज से आता है ना, वो भी क्या होता है आपका, एडवर्ब क्लोज होता है। वो भी क्या होता है आपका, एडवर्ब क्लोज होता है। नेक्स्ट, डिग्री, दैट एज नॉट सो एज, जिस किसी क्लोज से हाउ मच का आंसर आए, किसका आंसर आए, हाउ मच, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ एडवर्ब्स। जैसे रवि इज वेरी इंटेलिजेंट, तो हाउ मच इंटेलिजेंट रवि इज, तो आंसर आएगा वेरी। आंसर क्या आएगा, तो हाउ मच कितना, अगर हाउ मच का जवाब आए ना बच्चे, तो भी क्या होगा, वो एडवर्ब क्लोज ही होगा। जैसे राज इज नॉट सो आउटस्पोकन, राज उतना, आउटस्पोकन का मतलब क्या होता है, जो बेड धड़ल्ले से बोलता है ना, जो सामने बोलता है, उतना आउटस्पोकन नहीं है एज हिज ब्रदर, जितना कि उसका भाई है। तो ये किसका जवाब आ रहा है, हाउ मच का, किसका जवाब आ रहा है बच्चे, हाउ मच, कितना, इतना उतना जितना, हाउ मच, तो ये भी हाउ मच का जो जवाब होता है वो भी क्या होता है, एडवर्ब क्लोज। तो बच्चे ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज यहां लिखी हुई है, एज हिज ब्रदर, ये आपकी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज, एडवर्ब क्लोज। डन। नेक्स्ट, द ट्रेन अराइव्ड लेटर देन इट यूजुअली डज, अगर ट्रेन जितनी समय पर आनी चाहिए थी उतना समय पर नहीं आई, यानी आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप जो है किसी भी चीज को लेकर के कंपैरेटिव हो रहे हो, आजकल तो उतना नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था, आजकल तो उतना गुस्सा नहीं करता जितना पहले करता था, आजकल तो उतना अच्छा बात नहीं करता जितना तू पहले करता था, ट्रेन जितने समय पर आनी चाहिए थी उतने समय पर नहीं आई। अगर आप इस तरीके से कंपैरेटिव हो रहे हो किसी बात को लेकर के, तो वहां पर जो आप कंजक्शन यूज करोगे, देन के साथ वाली जो कंजक्शन और देन के साथ का जो स्टेटमेंट है, वो कैसा होगा आपका, एडवर्ब क्लोज होगा। तो ये कंपैरेटिव कर रहा है, कंपैरिजन करने का काम कर रहा है, तो ये भी क्या है बेटे, ये भी आपका क्या है, एडवर्ब क्लोज। जैसे और देखो, पीछे आ गया, कंपैरिजन करने के लिए कौन कौन सी कंजक्शन यूज होती हैं, एज, देन, सो, एज और एजेस। अगर ये आपको दिखाई देती हैं, दिखाई तो आपको यही देगी बेटा, जैसे इसमें एज दिखाई देगा, इसमें देन दिखाई देगा, इसमें एज दिखाई देगा, और इसमें भी, ये जो पहले वाली होती है ना, ये कंजक्शंस नहीं होती, ये एडवर्ब्स होती हैं। ये क्या होती हैं, एडवर्ब। ये पेयरिंग कंजक्शंस होती हैं, को रिलेटिव कंजक्शंस इन्हें बोला जाता है, ठीक है ना, क्या बोला जाता है इन्हें, को रिलेटिव। तो आपको तो ये आगे वाली दिखेंगी, यानी एज दिखे या देन दिखे, तो वो जो क्लोज होगी वो कैसी होगी आपकी, एडवर्ब क्लोज। नेक्स्ट, पर्पज को दिखाए, अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा हो जो किसको दिखाए, पर्पज, पर्पज को दिखाने के लिए कंजक्शन होती है दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट। अगर ये तीनों कंजक्शन आपको दिखाई दें, तो जिस स्टेटमेंट के साथ ये कंजक्शंस होती हैं, वो स्टेटमेंट किसको दिखा रहा होता है, पर्पज को। किसको दिखा रहा होता है, पर्पज। पर्पज का मतलब होता है किसी काम को आपने क्यों किया, वाई का जो जवाब दे, वो भी क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है। जैसे अनुजा प्रैक्टिस्ड एवरी डे, हमेशा प्रैक्टिस करती है, वाई, वाई क्यों करती है भाई, क्यों करती है, वाई, वाई सो दैट सी माइट विन द कॉन्टेस्ट, ताकि वो कॉन्टेस्ट को जीत सके, ये वाई का जवाब है। तो बेटा ये भी क्या आपका, एडवर्ब क्लोज है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रिजल्ट को जो दिखाए, तेरी मां, एक ऐसी कंजक्शन जो किसको दिखाए, रिजल्ट को शो करे। किसको शो करे, रिजल्ट को शो करने के लिए कंजक्शन होती है दैट, सो दैट, ये रिजल्ट को भी दिखाती है। रिजल्ट और रीजन बेसिकली एक ही चीज को मान सकते हो आप। तो जो वाई का जवाब होगा, दोनों ही कंडीशन में वाई का जवाब ही आएगा, वो क्या होगा आपका, एडवर्ब क्लोज। जैसे द सेल्समैन वाज सो परसेसिव दैट आई फाइनली बॉट द रिंग, इसलिए भाई वो ज्यादा परसेसिव था, इसलिए उसका रिजल्ट क्या आया कि मैंने उससे वो रिंग खरीद ली। तो ये भी क्या है आपका, एडवर्ब क्लोज है। और ये भी किसका जवाब है बेटे, वाई का जवाब है। नेक्स्ट, आगे जो लिखा हुआ है कंडीशनल, अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे, जैसे इफ दिखाई दे, प्रोवाइडेड दिखाई दे, प्रोवाइडेड दैट दिखाई दे और अनलेस दिखाई दे, ये जो कंजक्शंस होती हैं, ये किसके लिए यूज होती हैं, किसके लिए यूज होती है, कंडीशन को दिखाने के लिए। अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम पढ़ लो तो पास हो जाओ, अगर तुम उसे कॉल करो तो वो तुम्हारी मदद करेगी,
अगर तुम उसे दोगे तो वो भी तुम्हें देगी, रेस्पेक्ट। तो ये जो कंडीशंस होती हैं, इन कंडीशंस को आप जिस क्लोज के साथ यूज करोगे वो भी क्या होती है आपकी, एडवर्ब क्लोज होती है। क्या होती है, एडवर्ब क्लोज। तो ये जो चीजें हैं कंडीशन वाली, जैसे आई सेल अटेंड द मीटिंग इफ, मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, वैसे तो ये किसका जवाब आ रहा है, वैन का ही जवाब आ रहा है ना बेटा। कब अटेंड करूंगा, जब वो मुझे कॉल करेगी या करेगा। तो ये भी क्या होता है आपका, एडवर्ब क्लोज। ऐसे ही, बस ये तो आगे सेंटेंस ही है। तो ये सब चीजें कहने का मतलब है, जो किसका जवाब दे, वेन का जवाब दे। ऐसी क्लोज जो जिससे किसका जवाब आए, वेन का। ऐसी क्लोज जिससे किसका जवाब आए, वेर का। एक ऐसी क्लोज जिससे किसका नंबर आए, किसका जवाब आए, हाउ का। हाउ मच का जवाब आए, कंपेरेटिव काम का काम कर रहा हो, वाई का जवाब आए, और वाई का जवाब आए, और वेन का जवाब आए। तो ये जो क्लोजेस होती हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉजेस कहते हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आपको ये कंजक्शंस किसी सेंटेंस के साथ नजर आए तो 99% केस में वो क्या होता है आपका, एडवर्ब क्लॉज ही होता है। लेकिन अपने को ऐसा रटना नहीं। लास्ट वाला बेटा सेंटेंस है, वैसे मैं लिखवा दूंगा, ये सिंस फोर होती है, ये रीजन को दिखाती हैं। बिकॉज सिंस ऊपर लिख देता हूं मैं इनको, बिकॉज और सिंस, ठीक है ना। ये दोनों क्या दिखाती हैं, रीजन। तो जिस केस के साथ ये होती हैं वो भी क्या होता है आपका, एडवर्ब क्लॉज होता है। लिख लीजिए, पहले ये लिख लीजिए, फिर वो एग्जांपल्स लिखेंगे आगे, हैं। हाँ, देखो मैं वही तो कह रहा हूं, वेन एडजेक्टिव में लिखवाया जरूर था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्लोज वेन का जवाब, अगर वेन आपको किसी स्टेटमेंट में यूज हो रहा है और अगर वो स्टेटमेंट नाउन के लिए है तब तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर वो नाउन के लिए नहीं है तो फिर वो एडवर्ब। डन। ऐसे समझना है, रटना नहीं है। ये कंजक्शंस आपकी हेल्प जरूर करती हैं, लेकिन जो मैंने आपको बात बताई है वो आपकी ज्यादा मदद करेगा। वेन, वाई, वेयर, इनका जो जवाब होगा वो एडवर्ब क्लोज होगा बेटे। हो मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, इससे आगे नहीं आता। अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स डालूंगा अभी बोर्ड पे, और उन एग्जांपल्स में से आपको एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज पहचाननी पड़ेगी। कर लूं तुम्हारे साथ, चलो। यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो सकता है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन हो सकता है, एडवर्ब ऑफ पर्पस हो सकता है, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट हो सकता है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन हो सकता है, और एडवर्ब ऑफ कंसेशन हो सकता है। एक ऐसी एडवर्ब जो टाइम के बारे में बताएगी वो एडवर्ब ऑफ टाइम। एक ऐसी एडवर्ब जो मैनर के बारे में बताएगी वो एडवर्ब ऑफ मैनर। एक ऐसी एडवर्ब जो जगह के बारे में बताएगी वो एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक ऐसी एडवर्ब जो एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में बताएगी, मतलब रीजन के बारे में बताएगी, वो एडवर्ब ऑफ रीजन। तो अब आपको एडवर्ब क्लोज पहचानना आ गया है बच्चे। यानी जो वेन का, वाई का, वेयर का, वाई का जवाब देगी वो तो एडवर्ब क्लोज, और जो व्हाट काइंड ऑफ और विच वन का आंसर देगा वो एडजेक्टिव क्लोज। नाउन क्लोज तो बहुत आसान है, एक ऐसी क्लोज जो किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा हो, एक ऐसी क्लोज जो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा हो, एक ऐसी क्लोज जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं, नाउन क्लोज। आज अपन ये लंबी लेंगे तो क्लास थोड़ी सी, सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमें 15-20 मिनट लेने दीजिए।
बढ़ जाए आगे। अब इनके एक एक एग्जांपल्स लिख लीजिए बच्चे, इनके एक एक एग्जांपल्स लिख लीजिए बच्चे। ये एग्जांपल्स हैं इनके। अरे इसको गेट को बंद करना। ऑल डन। हो गया। बढ़ जाए बच्चों आगे। चलो जी। आपको करना क्या है, अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉजेज एंड पिन पॉइंट द आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय द क्लॉज। यानी आपको इनमें से पहले तो एडवर्ब क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है, और फिर आपको ये बताना है कि वो जो एडवर्ब क्लॉज है वो टाइम के बारे में बता रही है, जगह के बारे में बता रही है, कंपैरिजन का काम कर रही है, या रीजन बता रही है, रिजल्ट बता रही है, बता क्या रही है, ये बात भी आपको बतानी है। तो पहला सवाल देखो, फहीम विल शो यू हिज पेंटिंग्स व्हाइल यू आर वेटिंग फॉर द डॉक्टर। पहले तो एडवर्ब क्लॉज कौन सी है बच्चे, व्हाइल यू आर वेटिंग फॉर द डॉक्टर। और ये एडवर्ब क्लॉज किसके बारे में बता रही है, किसके बारे में बता रही है, किसका जवाब है ये, किसका जवाब है, वैन का जवाब है। यानी ये किस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये एडवर्ब, टाइम को। भाई फहीम तुम्हें दिखाएगा अपनी पेंटिंग्स, कब दिखाएगा,
जब तुम उसका वाइल यू आर वेटिंग फॉर द डॉक्टर, जब तुम डॉक्टर का इंतजार करोगे, कर रहे होंगे, तब तुम्हें वो अपनी पेंटिंग्स दिखाएगा। नेक्स्ट, आई ओपन द डोर व्हेन आई हियर्ड हिज फुट स्टेप्स। तो ये तो एडवर्ब क्लॉज तो है, लेकिन ये एडवर्ब क्लॉज किसको शो कर रही है? आई ओपन द डोर, मैंने गेट मतलब डोर को ओपन किया, व्हेन का जवाब आ रही है ना, तो ये भी किसको दिखा रहा है? टाइम को। नीचे वाला, रिधिज हेल्थ हैज इंप्रूव्ड सिंस आई सा हिम इन जून। रिधिज हेल्थ हैज इंप्रूव्ड, उसकी इंप्रूव हुई है, सिंस आई सा हिम इन जून, जब से मैंने उसे जून में देखा है तब से लेकर अब तक। तो क्या है ये? सिंस और फॉर किसको दिखा रहे होते हैं? देखो, सिंस किसको दिखा रहा होता है? ऑल दो एवन इफ, है ना, बिकॉज सिंस। देखो सिंस के दो मीनिंग होते हैं, यहां तो ये टाइम दिखा रहा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अपने को, छोड़ो। ये किसको दिखा रहा है? ऐसा समझ लीजिए ये टाइम को ही दिखा रहा है, कुछ भी दिखा रहा हो, रीजन भी दिखाता है और भी दिखाता है, लेकिन आप समझ लीजिए क्या दिखा रहा है यहां पर। नीचे वाला, डेविड एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑल्दो द सैलरी वाज इनडिक्वेट। तो ये भी क्या है? तो ये कौन सी चीज है? डेविड एक्सेप्टेड द पोजीशन, उसने पोजीशन को क्या किया? एक्सेप्ट किया, यद्यपि द सैलरी वाज इनडिक्वेट, वो पर्याप्त नहीं थी, उसके बाद भी उसने अडेप्ट, वो स्वीकार किया। तो दो ऑल्दो वाली जो क्लोजेस होती है ना, उनको अपन क्या कहते हैं? उनको अपन कहते हैं कंसेशन, मतलब मान जाना किसी चीज को लेकर के, कंसीव कर लेना, सहमति दे देना, है ना, ये सब चीजें होती है। तो ये जिसके साथ होती है वो क्लोज क्या बनती है आपकी? कंसेशन दिखाती है। तो यहां पर आ जाएगा आपका लास्ट वाला पोर्शन। नेक्स्ट, द मैन वर्क ओवर टाइम वेन एवर इट इज नेसेसरी, जब कभी भी उसे क्या होती है? ओवर टाइम करने की जरूरत होती है। तो ये क्या आपकी एडवर्ब क्लोज, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? समय को ही कर रही है। कब करती है? वेन एवर। समझ गए मेरी बात? लिख लीजिए ये भी। मंडे को बेटा नया टॉपिक शुरू करेंगे, कोई भी अपसेंट मुझे तुम में से नहीं चाहिए, और उस टॉपिक का नाम होगा नाउन। क्या नाम होगा? अब जो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके अंदर सर्च किए हैं, पढ़े हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में, उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ही अपन चर्चा करेंगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक नाउन होगा। वहां से जो है एग्जाम ओरिएंटेड सवाल कैसे बन सकते हैं, एग्जाम में सवाल कैसे बन सकते हैं, वो सब चीजें अपन जानेंगे। ये सब चीजें जो आपने पढ़ी हैं अभी तक, इनसे डायरेक्ट सवाल एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए इनके बिना हर सवाल अधूरा है। पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। ये भी चलो करेंगे कोशिश, बोलता हूं उसे डालने के लिए, डाल देता है तो एक साथ सारे वीडियोस। कल नहीं डाला क्या? कल वीडियो आया था, तो आया था क्या यूट्यूब पे? नाउन शुरू करेंगे या क्या शुरू करेंगे, वो तो पता नहीं क्या शुरू करेंगे। मुझे खुद को भी नहीं पता है। एक्चुअली मैं एक दो टॉपिक और बीच में करवा देना चाह रहा था, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, पर मैं ऐसा भी सोच रहा हूँ कि अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगा तो कुछ बच्चों की दिक्कत हो सकती है। इसलिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनका पहले का पढ़ा हुआ नहीं है, उसमें सब चीज़ें एक साथ काम में आती हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का सब करवा दूँ, उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्मेशन करवा दूँ। तो मैं एक बार डिसीजन लेऊंगा। आपसे नहीं पूछूंगा कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको घंटा नहीं पता, है ना। तो आपसे तो मैं कोई राय मशूरा करूंगा नहीं, आपकी कोई एडवाइस मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद से सोचूंगा, खुद के विवेक से। बढ़े आगे, जल्दी लिखो यार। संजय जी को इतनी आदत नहीं है। मैं तो ले लूंगा उनकी क्लास, लेकिन अक्सर वो देते नहीं है।
अपना टाइम किसी और को। लेकिन मैं इतना प्यार से ले लेता हूँ कि मुझे दे देते हैं। चलो, अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज एंड पिन पॉइंट द आइडिया एक्सप्रेस बाय द क्लॉज। ये आपका होमवर्क है। ये क्या आपका होमवर्क है? आज घर पे जाके आप ये सब ढूंढने की कोशिश करोगे और आप ये लिख लेंगे, सर आई हैव ए रिक्वेस्ट फॉर यू, आई वांट सम मोर टाइम, आई वांट सम मोर टाइम प्लीज सर। मेरे को आपसे थोड़ा समय और चाहिए, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो समाप्ति की ओर है और ये टॉपिक एक ही क्लास में मैं समाप्त करना चाहता हूं। सो रिक्वेस्ट बाय हार्ट, प्लीज गिव मी सम मोर टाइम प्लीज। थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट नहीं, थोड़ा मतलब 15 मिनट, 15 मिनट। चलिए, मान गए ना देने को? लिख लो जल्दी से, फोटो खींच लो इसकी। इसकी आप फोटो खींच लीजिए अपने अपने फोन में, कुछ तो यूज करिए उसका, और इसको आप घर से करके लाओगे। और अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में क्वेश्चंस होने चाहिए। ले ली? चलिए, इसकी भी ले लो फिर। ये टोटल 25 सवाल हैं, फटाफट लो। डन। अब लेने को आई गए हो तो इसकी भी ले ही लो। इसकी मत लो, इसकी मैं ले लूंगा। देखो, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। आगे वाला है नाउन क्लॉज, तीसरा टाइप। बेटा ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो नाउन क्लॉजेज जो होती हैं वो किसी भी सब्जेक्ट की या वर्ब बन सकती हैं। पहला पॉइंट, अगर आपको सब्जेक्ट की जगह एक पूरी की पूरी क्लॉज दिखे, भाई सब्जेक्ट की जगह नाउन आता है ओबियसली, अगर उस सिंगल वर्ड की जगह किसी वर्ब का सब्जेक्ट अगर पूरी की पूरी क्लोज आपको अगर बनती हुई नजर आती है तो वो क्लोज क्या होगी? आपकी नाउन क्लोज होगी। जैसे व्हाट द हेड बॉय प्रपोज्ड, देखो वॉज क्या इसमें वर्ब बना, वर्ब ही तो है ये। इस वर्ब का अगर मैं आपसे सब्जेक्ट पूछूं तो आप मुझे क्या बताओगे? व्हाट द हेड। ये पूरी की पूरी क्लोज जो है, ये पूरी की पूरी क्लोज इस वॉज वर्ब का क्या बनी हुई है? सब्जेक्ट बनी हुई है। तो ये क्या आपकी नाउन क्लोज है। जैसे मैं ये कहूं मोहन इज ए थिप, मैंने ये बोला, मान लो मोहन इज ए, जैसे मैंने ये बोल दिया मोहन इज ए थिप, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? आप क्या कहोगे सर? मोहन। और वर्ब कौन है? इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? अब मैं ये कहूं दैट दैट ही इज ए थिप, या मैंने ये कह दिया मान लो दैट मोहन इज ए थिप इज नॉन टू मी। अब मुझे एक बात बताओ, इस इज वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो आप कहोगे सर कि मोहन एक चोर है, मोहन एक चोर है, इज नॉन टू मी। ये बात मुझे पता है, यानी ये पूरी की पूरी क्लोज क्या बनी हुई है? इस वर्ब की सब्जेक्ट। तो ये क्या आपकी नाउन क्लोज है। ये क्या बेटा? तो ये इन सेंटेंसेस में है। दूसरे में, हाउ यू मैनेज योर क्लास, तुम अपनी क्लास को कैसे मैनेज करते हो, इज ए ग्रेट लेसन टू मी। ये मेरे लिए क्या है? एक ग्रेट लेसन है। तो मेरे लिए ग्रेट लेसन यानी इज वर्ब का पूरा सब्जेक्ट कौन बना हुआ है? ये पूरी क्लोज। अगर ये पूरी क्लोज इस वर्ब का सब्जेक्ट बनी हुई है तो ये क्या है? नाउन क्लोज। ऐसे ही दैट शीला इज प्रैक्टिकली डीफ इज अ वेल नोन फैक्ट, तो दैट शीला
इज ए पार्शियली डीफ। तो ये क्या है आपकी क्लॉज, और ये पूरी की पूरी क्लॉज किसका सब्जेक्ट बनी हुई है, इस वर्ब की सब्जेक्ट बनी हुई है। तो ये भी क्या आपकी नॉन क्लॉज। वेयर वी कुड फाउंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वॉज आवर प्रॉब्लम, ये क्या आपकी वर्ब, और इस वर्ब का पूरा सब्जेक्ट कौन बना हुआ है, ये यहां से लेकर के वाटर तक। तो ये क्या आपकी नाउन क्लोज। और भी बचा हुआ है, इसको बाकी बचा हुआ जो है नाउन क्लोज को एक बार मंडे को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम मैं लेना चाहता हूं इसमें क्योंकि समय लग ही जाएगा, ठीक है ना। तो मंडे की क्लास अपन इस पे अपन एक और लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज के समाचार समाप्त हुए, या मैं बीच में आ जाऊंगा पढ़ाने के लिए दोबारा। यार ले लूं क्या, ले लो, देखी जाएगी क्या होगा इससे ज्यादा। देखो फोटो खींचो इसके फटाफट, फोटो खींच लो, लिखना नहीं है, लिखना घर पे। पहला पॉइंट यही है कि जो भी कोई क्लोज अगर किसी का क्या बनी हुई होगी, सब्जेक्ट बनी हुई होगी, तो वो क्या होगी आपकी नाउन क्लोज। घर पे लिख लेना, इसकी फोटो खींच लो। डन। नेक्स्ट देखो, सेम वही बात, अगर कोई क्लोज पूरी की पूरी किसी वर्ब का क्या बनी हुई होगी, ऑब्जेक्ट होगी। जैसे आई होप, होप वर्ब बना, इस होप वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, दैट यू विल पास। तो ये क्लोज इसका क्या बनी हुई है, ऑब्जेक्ट। तो ये भी क्या होगी आपकी नाउन क्लोज। वी न्यू व्हाट वेयर यू वुड बी हाइडिंग, ये पूरी क्लोज इस न्यू वर्ब का क्या बनी हुई है, ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है एक ऐसी क्लोज जो पूरी की पूरी व्हाट का जवाब होगी, उसे अपन क्या कहेंगे, नाउन क्लोज कहेंगे। लिख लो, खींच लो फोटो फटाफट। यानी कोई भी क्लोज अगर आपको किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनती हुई नजर आए, अगर पूरी की पूरी क्लोज आपको किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनती हुई नजर आए, तो वो क्या होगी आपकी नाउन क्लोज होगी। यानी नाउन की जगह यूज की जाने वाली क्लोज क्या होगी आपकी नाउन क्लोज। नेक्स्ट आगे वाला है, ये छोड़ो एक बार, ये लिख लो। अगर कोई भी क्लोज पूरी की पूरी किसी प्रीपोजिशन का क्या बना हुआ बने, ऑब्जेक्ट। जैसे गिव द मैसेज, ये टू प्रीपोजिशन है ना, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, हूएवर इज इन द ऑफिस। तो ये भी क्या आपकी नाउन क्लोज। क्या है ये नाउन क्लोज। डू द जॉब इन क्या है आपकी प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, वॉट एवर यू वे विश। तो ये भी क्या आपकी नाउन क्लोज। दैट्स इट, लिख लो, खींच लो फोटो फटाफट। इनको घर पे करके लाना आज, ठीक है। डन। आगे देखो, अब इसके अंदर आपको नाउन क्लोज पहचाननी है, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है, कोशिश करना, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। खींच लो फोटो इनकी, इनमें से नाउन क्लोज पहचाननी है। हो गया, डन। इसमें से इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इनमें से आपको यह पहचान करनी है कि सिंपल सेंटेंस कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा, और कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। सभी ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो ऑफलाइन में बैठे हैं वो अपने फोन में इसकी फोटो खींच लीजिए, अभी लिख लो। जो होगा सामने, ये होमवर्क है बेटा। वैसे तो मैं डाल दूंगा, डालने को तो कोई खास बात नहीं है, पर मेरे को ऐसे बकेतियां पसंद नहीं है। इस पे डाल दूंगा, उस पे डाल दूंगा, इसमें डाल दूंगा, उसमें डाल दूंगा। लिख लो इसको, मैं डालूंगा तो बिना बताए डाल दूंगा। आपको लगे कि डाल दिया है तो फिर आप देख लेना। हो गया ना। इन सब में आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की पहचान करनी है बेटा। सबका मंडे को होमवर्क चेक करूंगा, पूरा काम होना चाहिए जिसका भी होगा। हो गया, डन। बस सर होने ही वाला है, हो गया। द एंड, द एंड। आज के समाचार समाप्त हुए। मंडे को आप सभी बच्चे ये करके लाओगे, सबकी नोटबुक चेक होगी बेटा। मैं पहले बता देता हूं, कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं समझ में आई तो उसका जिम्मेदार मैं हूं,
मुझसे पूछिए, लेकिन जो तुम्हारा काम है वो तुम खुद करके लगाओ। जय हिंद।